Hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है लाइसोजोम। नाउ अगर लाइसोजोम का बात करें बेटा, तो मैंने आप लोग को बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि लाइसोजोम इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आप लोग ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप लोग विजिट कर लीजिए वो वीडियो, जिसमें मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसी के साथ हमने समझा था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स, जिसमें से फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी apparatus, देन इट इज लाइसोजोम एंड देन इट इज वैक्यूल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप जाके एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने वो टॉपिक्स को कवर करवाया है। आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का थर्ड ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं, विच इज़ लाइसोजोम। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज हर चीज़ को यहाँ पे मेंशन किए हैं स्लाइड्स में, जो आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली लिख सकते हो। और बहुत अच्छे से आज मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये टॉपिक समझा सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है, ताकि मैं फर्स्ट आप लोग को, जैसे मैंने हर क्लास में एक ब्रीफ आइडिया हर चीज़ के बारे में आपको दिया है बिफोर एंटरिंग इनटू द मेन टॉपिक, तो वही बताने के लिए यहाँ पे मैंने आप ब्लैंक पेज लिया हुआ है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइसोजोम। नाउ व्हाट इज लाइसोजोम? तो बेटा जैसे आप लोग को पता है कि जब भी बायोलॉजी में हम कोई भी टर्म यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वो टर्म को हम स्प्लिट करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, सो दैट हम उस पार्ट्स के मतलब से पूरे वर्ड को समझ सकें। ओके, तो यहाँ पे अगर हम वर्ड स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड आ जाएगा, विच इज़ लाइसो एंड सोमा। नाउ सोमा मतलब क्या होता है बेटा? जैसे क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में भी सोमा वर्ड आता है। सोमा मतलब होता है बॉडी। ओके, एंड लाइसो मतलब क्या? लाइसिस मतलब लाइसोजोम एक कैसा बॉडी है? एक ऐसा बॉडी है जो लाइसिस कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है अदर सेल, अदर पार्टिकल्स का। ओके, तो लाइसोजोम इज सच अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल विच इज परफॉर्मिंग डाइजेशन एंड लाइसिस ऑफ अदर बॉडीज। इट इज अ लाइसिस और डाइजेस्टिव बॉडी। Done. Now, because lysosome is a part of endomembrane system, so obviously it will be a single membrane bound organelle, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही रहते हैं। डन। नाउ लाइसोजोम फॉर्म कैसे हुआ है? तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जियन वैक्यूल्स। लास्ट लेक्चर जो आप लोग का था उसमें हम लोग गोल्जी apparatus के बारे में बहुत अच्छे से बात किए हैं, और तभी हमने देखा था कि गोल्जी से कुछ वैक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं जो कि आगे जाके लाइसोजोम फॉर्म करते हैं। तो अगर लाइसोजोम का एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बात करें तो एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और यही वो एंजाइम्स हैं बेटा जो डाइजेशन या लाइसिस का प्रोसेस करेंगे। एंड अबाउट मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। और ये ऐसे एंजाइम रहते हैं जो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है सेल का जिनको ये एंजाइम्स डाइजेस्ट ना कर सके। दैट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, डीएनए, आरएनए, हर चीज़ डाइजेस्ट हो सकता है। तो जिस चीज़ का डाइजेस्ट करना है उस हिसाब के एंजाइम्स लाइसोजोम के पास रहते हैं। जैसे सपोज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है तो क्या होगा? इसके पास कौन से एंजाइम होंगे? एमाइलेज या फिर कार्बोहाइड्रेटेज भी बोल सकते हो। प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीजेस एंजाइम होंगे। लिपिड्स के लिए लाइपेज, डीएनए आरएनए डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस में डीएनएज भी आता है बेटा, आरएनएज भी आता है। न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेस्ट कर रहा है जो एंजाइम। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए भी है, आरएनए भी है। दैट मीन्स एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस कैन बी डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोजोम। बट ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं लाइसोजोम में, ये हर एनवायरमेंट में काम नहीं कर पाते। इनको चाहिए रहता है एसिडिक एनवायरमेंट टू वर्क। दे वर्क बेस्ट इन एसिडिक एनवायरमेंट। दैट मीन्स क्या? पीएच शुड भी लो। पीएच जब लो होगा तभी एसिडिक एनवायरमेंट होगा। तो
pH शुड बी लो, उसी एनवायरमेंट में लाइसोजोम कैन वर्क। ओके, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम को बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलाइटिक, अगेन लाइटिक मतलब लाइसिस, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर। दैट मीन्स ये एक तरीके के वाटर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। डन, इतना तक समझ आ गया? इतना तक समझ अगर आप लोग को आ गया है तो अब बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा लाइसोजोम समझने के लिए। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पे सब चीज़ें लिखी है जिसको हम रीड करेंगे और एज अ रिजल्ट यही सब चीज़ हम समझेंगे भी। और जैसा मैं बोलती हूँ यही सब चीज़ आपके नोट्स हैं, आपको यही सब चीज़ अपने नोट कॉपी में लिखना है, मेंशन करना है, और एग्जाम्स में भी आप ये सबको लिख सकते हो। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन बोल के अपनी एग्जाम कॉपी में मेंशन नहीं करना रहता है, आपको हेडिंग नहीं देना है इंट्रोडक्शन। बट जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो जैसे मैं हर टाइम बोलती हूँ कि हम डायरेक्ट टॉपिक में जंप नहीं करते हैं, थोड़ा आप लोग उसके लिए एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखोगे, चीज़ों को बिल्डअप करोगे, उसके बाद आप जाके अपना मेन टॉपिक के बारे में लिखोगे। ओके, तो आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोजोम। तो फर्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। लाइसोजोम, लाइसो मतलब डाइजेस्टिव, दैट मीन्स वही लाइसिस, एंड सोमा मीन्स बॉडी, is a spherical microbody found in cytoplasmic matrix enclosed by single unit membrane। ओके, स्पेरिकल शेप का माइक्रोबॉडी होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हु डिस्कवर लाइसोजोम? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टिन डी ड्यू। ये नाम याद रखना है, डायरेक्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। in the year 1955, for which he was awarded Nobel Prize in 1974. They found it in the liver cells of rat. Again this is also important कि फर्स्ट टाइम के लिए डी ड्यू लाइसोजोम को किस ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किए थे, तो वो रैट के लीवर सेल्स में देखा गया था। These microbodies contain many hydrolytic enzymes, या जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोल रहे हैं, which help in the lysis or digestion of intercellular substances for which they are called lysosome। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सेलुलर पार्टिकल्स हो, सेल के अंदर वाला, सेल के बाहर वाला, किसी भी चीज़ को लाइसोजोम के ये एंजाइम्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, देन यू विल गिव द हेडिंग ऑकरेंस, मीन्स कहाँ कहाँ लाइसोजोम प्रेजेंट रहते हैं। तो लाइसोजोम आर ओनली फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिल्कुल भी ये लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं। वैसे भी प्रोकैरियोटिक सेल में आप लोग को पता होगा कि मेजरली सब सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ एब्सेंट ही रहते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ऑल्सो lysosomes are generally present in animal cells, not plant cells। plant cells में उतने नहीं मिलते हैं देखने को, कुछ plant cells में मिल सकते हैं, but more common they are in animal cell। ओके, तो क्या लिखा है देखो, लाइसोसोम्स आर कॉमन इन एनिमल सेल्स एंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। दैट मीन्स सम प्लांट सेल्स में, लाइक दे आर ऑब्जर्व इन मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स, secretory cells like pancreatic cells, spleen cells, leukocytes, liver cells. Lysosomes are generally absent in prokaryotic cells. They are present in algae, fungi, slime molds, etc. Slime molds are type of fungus। ओके, तो उसमें भी वो लोग प्रेजेंट रहते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स मतलब आप लोग को पता होगा बेटा, मेरिस्टेमेटिक वर्ड हम उस चीज़ के लिए यूज करते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर पा रहा है। मतलब प्लांट के वो सेल जिनके पास पावर है टू डिवाइड कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स। ओके, देन नेक्स्ट आप लोग को हेडिंग दे देना है स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट यू विल गिव द हेडिंग स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंडर आप लोग को ये सब पॉइंट्स लिखना है। As lysosomes are polymorphic in nature, their structure varies depending upon its function। ओके, क्या लिखा है देखो, फर्स्ट पॉइंट पॉलीमॉर्फिक। पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मेनी, एंड मॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है फॉर्म्स। दैट मीन्स लाइसोसोम्स का बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म्स हो सकता है, उनका कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं है, दे कैन चेंज देयर फॉर्म।
और उसी हिसाब से उनके फंक्शन के हिसाब से वो अपना फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। जनरली इट इज स्पेरिकल शेप, जनरली दे उनका एक ही फॉर्म है, बट उनके फंक्शन के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। और उस हिसाब से हम आगे देखेंगे भी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोजोम, लाइक प्राइमरी लाइसोजोम, सेकेंडरी लाइसोजोम। हालांकि इसका ब्रीफ आइडिया मैंने आप लोग को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब एक्सप्लेन किया था अंडर द टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं पे ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर बहुत अच्छे से करवाई थी। ओके, substances that contain एंड स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ दो सब्सटेंस, मतलब लाइसोजोम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा। जैसे उसके फंक्शन में कौन से सब्सटेंस उनके अंदर है, कौन से टाइप ऑफ एंजाइम है, कौन से स्टेज में वो डाइजेशन करवा रहे हैं सेल का, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है लाइसोजोम का स्ट्रक्चर। देयर साइज, उनका साइज कितना रहता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, बट दे कैन बी एज लार्ज एज 5 माइक्रोमीटर इन मैमेलियन किडनी सेल्स एंड इवन लार्जर इन फैगोसाइट। जनरल रेंज तो 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर है, बट मैमेलियन किडनी सेल्स में 5 माइक्रोमीटर तक भी रह सकता है। इवन उससे ज़्यादा लार्ज साइज भी इनका हो सकता है फेगोसाइट में। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेगोसाइट बेटा? देखो अगेन वर्ड को स्प्लिट करना है, साइट मतलब होता है सेल, ओके तो फेगोसाइट ऐसे सेल होते हैं जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? सेल ईटिंग प्रोसेस। तो जो सेल वो चीज़ करते हैं उनको हम फेगोसाइट बोलते हैं। और फेगोसाइट कौन कौन होते हैं बेटा? तो आपका न्यूट्रोफिल हो गया, मैक्रोफेजेस, दीज आर फेगोसाइट्स। लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन। तो जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना हुआ है, वैसे ही इंडिविजुअल सब सेल ऑर्गेनेल्स का जो आउटर लेयर है या आउटर कवरिंग है, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। Lysosome is a bag packed with variety of about 50 hydrolyzing enzyme which remain in an acidic pH of 5.0 inside the lysosome. ये चीज़ मैंने आपको बताया कि 50 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और वो सब एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ओके उनको एसिडिक पीएच चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कितना पीएच उन लोग को चाहिए, तो दे रिक्वायर अ परफेक्ट 5.0 पीएच टू सस्टेन। डन इतना तक। नेक्स्ट, द surface membrane of lysosome is impermeable or very little permeable to substrate of this enzyme. When the surface membrane is dissolved by the action of proteolytic enzyme, its enzymes are set free in the cytosol and hydrolyze many substance, thereby change the whole metabolic system of the cell. नाउ समझो ये चीज़ को कि जैसे लाइसोजोम है बेटा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब एंजाइम्स का एक नेचुरल कैपेसिटी रहता है टू बाउंड विद देयर सबस्ट्रेट्स। तो अगर जो लाइसोजोम का आउटर सरफेस मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो गया टू द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम, तो ये एंजाइम वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे और उसके बाद तो ये लोग फिर डाइजेशन काम नहीं कर सकते, इनका जो काम है एंजाइम का वो काम तो स्टॉप हो जाएगा। इसी चक्कर में जो लाइसोजोम का सरफेस मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल रहता है टू द सबस्ट्रेट्स, so that substrates cannot enter inside the lysosome and bind with their respective enzyme. डन। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आता है लाइसोजोम के पास में, तो लाइसोजोम का जो सरफेस मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आ रहा है तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट होगा ही। अगर लाइसोजोम का सरफेस मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो सब तो बाहर निकल के साइटोसोल में आ जाएंगे सेल के। समझ रहे हो ना? जैसे सपोज ये सेल है, सेल के अंदर लाइसोजोम है और लाइसोजोम के अंदर उसके हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अगर इन केस ऐसा हुआ कि कोई भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम आया तो लाइसोजोम का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक हो गया तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब तो यहाँ रिलीज हो जाएंगे ना साइटोसोल में, और साइटोसोल में अगर रिलीज हो गए तो वहाँ पे जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं डिफरेंट टाइप, उनको वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एज अ रिजल्ट ये पूरे सेल का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो तो चेंज हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं इतना तक? डन।
देन नेक्स्ट, ओके, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ लाइसोजोम। लाइसोजोम के पास कुछ भी नहीं रहता बेटा, सिंपल उसका मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एंजाइम्स बोल सकते हैं या प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। दिस इज 2D स्ट्रक्चर एंड दिस इज 3D स्ट्रक्चर। यही डायग्राम आप अपने कॉपी में करोगे, एग्जाम वाली कॉपी में। डन। देन नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के अंडर ही ये सब पॉइंट्स हैं। द सब्सटेंस विच स्टेबिलाइज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोजोम आर कॉल्ड स्टेबिलाइजर्स एंड विच कॉज इंस्टेबिलिटी आर नोन एज लेबिलाइजर्स। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जो सब्सटेंस लाइसोजोम के सरफेस मेम्ब्रेन को स्टेबल बना देते हैं उनको हम स्टेबिलाइजर बोलते हैं, और वही ऑपोजिट जो उनको इंस्टेबल बनाते हैं उनको हम लेबिलाइजर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ लेबिलाइजर्स लिखा है, देखो, विटामिन ए, ई, के, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, बीटा एस्ट्राडोल, यूबिक्विनोन, एंडोटॉक्सिन्स, पॉलिटिन, एंटीबायोटिक्स एंड बाइल सॉल्ट्स। वेरेज अगर स्टेबिलाइजर्स का बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे क्लोरोक्विन, हेपेरिन, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन एसेट्रा। डन बेटा इतना तक। देन नेक्स्ट यू विल गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ लाइसोजोम। ओके ओके, तो जैसे मैंने आपको अभी ही बताया कि लाइसोजोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। दैट मीन्स लाइसोजोम के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल, लाइसोजोम्स आर ऑफ टू टाइप। दो टाइप के लाइसोजोम है, एक है प्राइमरी लाइसोजोम, एक है सेकेंडरी लाइसोजोम। ओके, बट ये चीज पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग देखो, फर्स्ट हम लोग ये डायग्राम समझेंगे, उसके बाद जो भी चीजें हम लिखा है स्लाइड्स में वो रीड आउट करेंगे। ओके, नाउ द होल साइकिल स्टार्ट्स विथ हियर। तो अब अच्छे से समझना बेटा कि यहाँ पे लिखा है ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में क्या रहते हैं? राइबोसोम्स, जिनका काम क्या है कि ये लोग प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, यानी RER से प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो रहा है। ये प्रोटीन को रिसीव कौन करेगा? गोल्जी एपारेटस। और वो क्या करेगा? वो प्रोटीन्स को पैक कर देगा, शॉर्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। और गोल्गी एपारेटस में ये प्रोटीन्स पैक होने के बाद, मॉडिफाइड होने के बाद गोल्गियन वैक्यूल्स के फॉर्म में निकलेंगे। अब यही गोल्जियन वैक्यूल्स आगे बन के प्राइमरी लाइसोजोम बन जा रहे हैं। बट प्राइमरी लाइसोजोम उसको बोला जाता है जो जस्ट अभी अभी गोल्जी एपारेटस से निकल के आया है और अभी तक वो एक्टिव नहीं है। उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। ओके, दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोजोम। नाउ सपोज ये एक सेल है, दिस इज अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। ओके, नाउ सेल के बाहर से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है और फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो अंदर की तरफ चला गया, यानी इसका एंडोसाइटोसिस हो गया। हमने पढ़ा है एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब अगर कोई भी सॉलिड फूड पार्टिकल को सेल एनगल्फ कर ले रहा है तो दैट इज फेगोसाइटोसिस। अब ये सॉलिड फूड पार्टिकल या तो कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जब ये अंदर आ रहा है सेल के पास तो अब ये प्राइमरी लाइसोजोम जाएंगे और इस सॉलिड फूड पार्टिकल का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज सॉलिड फूड पार्टिकल जो अंदर आया है एंड दिस इज प्राइमरी लाइसोजोम। आके उसके साथ प्राइमरी लाइसोजोम अटैच हो जाएगा एंड नाउ द प्राइमरी लाइसोजोम विल बी कंसिडर्ड एज फेगोजोम, और इसको हम लोग सेकेंडरी लाइसोजोम भी बोल सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी लाइसोजोम है ये एक्टिव है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिए हैं और सेल का डाइजेशन करवा रहे हैं, जो फॉरेन सेल आया है। अब फॉरेन सेल डाइजेस्ट होने के बाद जो कुछ पार्टिकल्स बच जाएंगे उनको बोला जाएगा रेसिडुअल बॉडी। आफ्टर डाइजेशन जो चीज़ बच जा रहा है दैट इज रेसिडुअल बॉडी। समझ आया इतना तक? और सेकेंडरी लाइसोजोम को हम हेटेरोफेगोजोम भी बोल सकते हैं। डन, एक कंडीशन कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड चीज यहाँ पे क्या है, देखो, सेम यहाँ पे गोल्जियन वैक्यूल्स आए हैं। अब ये सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। अब सब सेल का कुछ डेफिनाइट पीरियड रहता है जब तक कि वो लोग एक्टिव हैं, काम कर पा रहे हैं। आफ्टर अ पीरियड दे आर ओल्ड, दे आर वर्न आउट,
और उस टाइम पे वो सेल ऑर्गेनेल को सेल से निकालना जरूरी है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्न आउट हो गया है, अब इसका काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में फिर प्राइमरी लाइसोसोम आएंगे और इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटो मतलब क्या? सेल्फ। दैट मीन्स जिस सेल के अंदर लाइसोजोम प्रेजेंट है उसी के सेल ऑर्गेनेल को वो डाइजेस्ट करवा रहा है, उसी का डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और इस केस में ये लाइसोजोम को हम ऑटोफेजिक लाइसोजोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल भी बोल सकते हैं। अब समझ आया इसको हेटेरोफेगोजोम और इसको ऑटोफेगिक क्यों बोला गया। हेटेरो मतलब डिफरेंट सेल का कुछ पार्टिकल को वो डाइजेस्ट कर रहा है, ऑटो मतलब खुद के ही सेल के अंदर वाली चीज़ों को डाइजेस्ट कर। अगेन आफ्टर डाइजेशन जो भी चीज बच जाएगा, द लेफ्ट आउट पार्टिकल्स विल फॉर्म द रेसिडुअल बॉडी। ओके, आई होप आप लोग को ये डायग्राम अच्छे से समझ आया। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ लाइसोजोम है। फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोजोम। नाउ व्हाट आर प्राइमरी लाइसोजोम? दीज आर स्मॉल वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईआर और कट ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द टिप्स ऑफ गोल्जी सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी से जो जस्ट वैक्यूल्स निकले हैं उसी को हम प्राइमरी लाइसोजोम बोल रहे हैं, एंड दे आर नॉट एक्टिव एंड दैट इज द रीजन these are not involved in any digestive process. Okay, now secondary lysosome, these are digestive vacuoles. एक्चुअली में अगर हम देखें तो लाइसोजोम एक टाइप का वैक्यूल ही है ना बेटा। वैक्यूल का काम क्या रहता है कि वो स्टोरेज करता है कुछ चीज का। लाइसोजोम भी तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर स्टोर करके ही रख रखे हैं। तो सेकेंडरी लाइसोजोम आर डाइजेस्टिव इन नेचर, प्राइमरी लाइसोजोम वे नॉट डाइजेस्टिव इन नेचर which contain digestive enzyme. These are of two type. सेकेंडरी लाइसोजोम टू टाइप का है, एक हो गया हेटेरोफेगिक सेकेंडरी लाइसोजोम एंड ऑटोफेगिक सेकेंडरी लाइसोजोम। बता चुकी हूँ, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ऑटो मतलब सेम। तो हेटेरोफेगिक लाइसोजोम को हेटेरोफेगोजोम्स भी बोल सकते हैं और इनके पास क्या प्रेजेंट रहता है? तो बोथ द एंजाइम्स एंड द मटेरियल्स टू बी डाइजेस्टेड और बीइंग डाइजेस्टेड। ये डायग्राम में देख लो हेटेरोफेगोजोम। हेटेरोफेगोजोम मतलब क्या कि जब लाइसोजोम दूसरे फॉरेन पार्टिकल या सेल के चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा है, और हेटेरोफेगोजोम के पास उसके लाइसोजोम्स भी होंगे और जो मटेरियल को डाइजेस्ट करना है वो मटेरियल भी होगा। वेरेज अगर ऑटोफेगिक का बात करें तो ये ऐसे लाइसोजोम होते हैं जो अपने ही अंदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स को अटैक करते हैं और उनका डाइजेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया एसेट्रा। ओके, द सेकेंडरी लाइसोजोम आर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ एक्सो और एंडोजीनियस ओरिजिन ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग डाइजेशन। तो सेकेंडरी लाइसोजोम में ये जो टू डिफरेंट टाइप्स हैं वो किस बेसिस में है कि वो एक्सोजीनियस ओरिजिन से आ रहे हैं कि एंडोजीनियस ओरिजिन के हैं। दैट मीन्स जो मटेरियल को डाइजेस्ट करना है वो सेल के बाहर वाला पार्टिकल है कि वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल ही है। ओके, देन ये वाला जो डायग्राम है इसको आपको एग्जाम में नहीं करना है, खाली आप टाइप्स ऑफ लाइसोजोम मेंशन कर दो। बट अगर आपके पास टाइम है और आपको डायग्राम याद है तो आप इसको कर सकते हो फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट, द लाइसोजोम्स मे बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। और 3 कैटेगरी में हम लाइसोजोम को डिवाइड करते हैं, प्री लाइसोजोम, लाइसोजोम, पोस्ट लाइसोजोम। प्री लाइसोजोम, प्री मतलब क्या? बिफोर। तो ये जो लाइसोजोम है इसके जो एंजाइम्स हैं वो कभी भी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करते ही नहीं हैं। मतलब अभी तक, कभी तो नहीं बोलेंगे, अभी तक वो लोग हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या? वही डाइजेशन प्रोसेस। तो प्री लाइसोजोम मतलब ये इनएक्टिव लाइसोजोम है, इनके एंजाइम अभी इनएक्टिव स्टेट में है और ये लोग अभी तक डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करे हैं। लाइसोजोम मतलब क्या कि जो लोग प्रेजेंट अभी डाइजेस्टिव एक्टिविटी बढ़िया से कर पा रहे हैं। पोस्ट लाइसोजोम, पोस्ट मतलब आफ्टर, मतलब ऐसे लाइसोजोम जो अपना डाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और अब उनके पास कोई एंजाइम है ही नहीं आगे डाइजेशन करने के लिए। Okay, then next, the secondary lysosome which accumulate undigested or indigested substance are known as residual bodies. रेसिडुअल बॉडी हमने समझा भी डायग्राम में, रेसिडुअल मतलब बचा कुचा। तो जो भी सेकेंडरी लाइसोजोम आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस जो भी बच जाता है उनके अंदर, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड फॉरेन पार्टिकल जो भी बच जा रहा है उनके पास, उसको रेसिडुअल बॉडीज बोला जाता है।
डन। देन यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है एंजाइम्स ऑफ लाइसोजोम। तो मैंने बोला लाइसोजोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और सब एसिडिक नेचर वाले एंजाइम ही रहते हैं। ओके, तो कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं उसके नाम लिखे हैं, ये वाला भी आपको एग्जाम में लिखना है। हालांकि आपको सब एंजाइम का नाम नहीं लिखना है, बट एक दो एंजाइम का नाम आप लिखना। जैसे फर्स्ट आप लिखोगे फॉस्फेटेज, कौन कौन से फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फोडाइस्टरेज, देन प्रोटीजेस में पेप्टिडेज, कोलाजिनेज, कैथेप्सिन ए एंड बी, ग्लाइकोसाइडेज रहते हैं लाइक बीटा ग्लाइकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा मोनोसाइडेज। न्यूक्लियस में एसिड राइबोन्यूक्लियस एंड एसिड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। एंड लास्ट लाइपेज यानी जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं लाइक एसिड लिपेज, फॉस्फोलिपेज ए एसेट्रा। तो इसमें से कुछ नाम्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे जब आप एंजाइम लिख रहे हो। याद है तो सब लिख दो, नहीं है तो एक दो नाम लिख दो। जैसे फॉस्फेटेज में बस एसिड फॉस्फेटेज लिख दो, प्रोटीएज में पेप्टिडेज, कोलाजिनेज, ऐसे एक दो नाम आप लिख देना एग्जाम में। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को। देन नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोजोम। अभी तक हमने उसका स्ट्रक्चर, ओरिजिन, टाइप्स ये सब देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस। ओके, तो आप लोग हेडिंग दोगे कॉपी में फंक्शंस बोल के, और 1 बाय 1 पॉइंट वाइज यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। तो इंट्रा मतलब होता है कि खुद के अंदर वाली चीजें, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर जो चीज है। और इंटर सेलुलर अगर हम वर्ड यूज करते दैट मीन्स इन बिटवीन डिफरेंट सेल। जैसे दो सेल हैं उनके बीच में जो चीज हो रही है वो इंटर हो जाएगी, एक ही सेल के अंदर जो चीजें हो रही है वो हो जाएगा इंट्रा। Okay, the intracellular substance like protein, glycogen and fats are digested by the enzyme of lysosome to provide energy to the cell or are even to the starved cell. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट फंक्शन तो है लाइसोजोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। जो भी इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है जैसे प्रोटीन, ग्लाइकोजन, फैट, ये सब तो एनर्जी रिजर्वर्स हैं। तो लाइसोजोम के एंजाइम इन्हीं को ब्रेक करते हैं सो दैट एनर्जी रिलीज हो सके, सेल को एनर्जी मिल सके। और कोई स्टार्व्ड सेल है मतलब कोई सेल जिसको बिल्कुल एनर्जी मिल ही नहीं रहा है उसको एनर्जी मिल सके। The intracellular digestion may be autophagic, that is, digestion of the endogenous materials or cytoplasmic materials within the cell, or heterophagic, that is, digestion of the extraneous matter or substance, those are taken into the cytoplasm by endocytosis. तो ये चीज़ तो हम डायग्राम में समझ चुके हैं कि जो डाइजेशन करवाता है लाइसोजोम वो ऑटोफेजिक हो सकता है, मतलब खुद के ही एंडोजीनियस मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर दे रहा है सेल के अंदर, या हेटेरोफेगिक यानी कोई बाहर से सब्सटेंस आया है एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू और उसको डाइजेस्ट कर दे रहा है। ओके, नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट। नंबर 2, ऑटोफेगी में ब्रिंग अबाउट सेलुलर डाइजेशन after the death of a cell so that the dead cells of the organism is cleared off, and also lysosome digests cell organelles under certain conditions leading to the death of cell. Now ऑटोफेगी में क्या हो रहा है बेटा, सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। जैसे सपोज कोई सेल, मतलब अभी तक तो हम सेल ऑर्गेनेल का बात कर रहे थे, सपोज कोई सेल ही काम नहीं कर पा रहा है, पूरा कंप्लीट सेल ही डेड हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है, काम नहीं कर पा रहा है, तो लाइसोजोम पूरी सेल का भी डाइजेशन कर सकता है। सेल ऑर्गेनेल्स का तो कर ही रहा है, पूरा सेल का भी कर सकता है, मतलब पूरे सेल डेथ में भी लाइसोजोम का हाथ हो सकता है। और इसी रीजन के कारण लाइसोजोम्स आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे, इसको याद रखना है। सुसाइडल बैग मतलब खुद की ही सुसाइड करवा रहा है लाइसोजोम, जिस सेल में प्रेजेंट है उसी सेल को मार दे रहा है, तो एक तरीके से खुद का ही वो सुसाइड करवा रहा है। डन, कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट थर्ड फंक्शन बेटा इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो, मतलब आउटसाइड द सेल, लाइसोजोम जो सेल में प्रेजेंट है उसके बाहर वाली चीजों का डाइजेशन कर रहा है। Sometimes lysosomal enzymes are released outside the cell which digest extracellular substance.
For example, saprophytic fungi digest extracellular substance in the habitat and degrade them into simpler form so that these are reabsorbed. ओके एग्जाम्पल किसका दिया है? सेप्रोफाइटिक फंगी का. अब फंगी भी तो एक सेल ही है, तो उसके अंदर भी लाइसोजोम होगा ही. तो यहाँ पे सेप्रोफाइटिक फंगी अपने लाइसोजोम की जो एंजाइम्स हैं उनको अपने जो हैबिटेट है वहाँ रिलीज करते हैं, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर उनके हैबिटेट में रिलीज करेंगे, सो दैट वहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स पार्टिकल प्रेजेंट है उनको वो एंजाइम सिंपलर फॉर्म्स में डाइजेस्ट करते, सो दैट दैट पार्टिकल्स विल गेट डाइजेस्टेड एंड रीएब्सॉर्ब्ड. ओके, ऑल्सो और एक एग्जाम्पल इसका है बहुत ज़्यादा कॉमन, द लाइसोजोम ऑफ स्पर्म. सब स्पर्म भी तो एक सेल ही है बेटा. ओके, तो जो स्पर्म के पास लाइसोजोम्स होते हैं, हर सेल के पास लाइसोजोम है, एनिमल बॉडी में हर सेल के पास लाइसोजोम इज प्रेजेंट. तो स्पर्म के पास जो लाइसोजोम प्रेजेंट है उनके पास भी ऐसे बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो उनको हेल्प करते हैं टू ब्रेक डाउन द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, and after that only fertilization will take place. Done. Then next point is initiating of mitosis. Lysosomes are believed to initiate the process of mitotic cell division. Easy sentence लिखा है, समझ आ गया होगा आप लोग को. नेक्स्ट इज रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस. इसको रोल इन कर देना बेटा, ठीक है, रोल इन मेटामॉर्फोसिस. दैट मीन्स लाइसोजोम का क्या रोल है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में. अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ लार्वल फॉर्म इनटू अडल्ट फॉर्म. यहाँ हम बोलेंगे जो लार्वल स्टेज होता है जब वो कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू एडल्ट स्टेज, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे इंसेक्ट्स के केस में होता है. ठीक है. Several tissues become functionless during the development of embryo, which are digested by the lysosomal enzymes, and the digested materials are again absorbed by the surrounding cells. Now क्या होता है, जैसे सपोज बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का लार्वल स्टेज इज कैटरपिलर एंड देन अडल्ट स्टेज इज बटरफ्लाई. तो जब कैटरपिलर से कन्वर्शन होगा इनटू एडल्ट बटरफ्लाई स्टेज, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टिश्यूज ऐसे रहते हैं जिनका काम और नहीं रहता है, दे बिकम फंक्शनलेस. तो वो टिश्यू को डाइजेस्ट करने का काम होता है लाइसोजोम का. ओके, एग्जाम्पल लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेल ऑफ टेडपोल. तो सेम फ्रॉग का लार्वल स्टेज इज टेडपोल. टेडपोल में तो टेल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए टेडपोल कैन स्विम इन वाटर. बट जब फ्रॉग बन रहा है तो उसमें टेल का कोई दरकार नहीं है, तो वो टेल को जो एब्जॉर्ब किया जाता है या टेल के टिश्यूज का जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ लाइसोजोम. और ये जो एब्जॉर्प्शन है टेडपोल का वो रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट टाइम के लिए बाय रुडोल्फ वेबर, वही ये चीज़ को बताई थी. Then next is pathological activity. Now what do you understand by the word pathological? क्या समझते हो? Okay, what do you understand by pathological word is the first question here. तो सिंपल अगर मैं बोलूँ, पैथो वर्ड इज रिलेटेड विथ पैथोजेन, और पैथोजेन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज कर रहे हैं. तो पैथोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा कंडीशन या प्रोसेस या चेंज हमारे बॉडी में आ रहा है ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज. ओके, तो पैथोलॉजिकल स्टडीज इंडिकेट दैट इरेगुलरिटीज इन लाइसोजोमल एक्टिविटी. दैट मीन्स अगर लाइसोजोम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उस केस में हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होगी, जैसे फीवर, हेपाटाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, जॉइंट इंजुरीज एसेट्रा. देन एबनॉर्मेलिटीज इन द क्रोमोसोम. ओके, नाउ हमने देखा कि लाइसोजोम के पास एक तरीके का एंजाइम होता है जिसको हम न्यूक्लियेजेस बोलते हैं, जिसमें डीएनए आ रहा है एंड आरएनए आ रहा है, जो कि डीएनए एंड आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली एंड मे कॉज क्रोमोसोमल ब्रेक और रीअरेंजमेंट विच लीड टू स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द क्रोमोसोम. तो ऑब्वियसली अगर डीएनए एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट करेगा तो डीएनए के मतलब क्रोमोसोम के पास ही तो डीएनए रहता है ना बेटा. जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ही डीएनए एंड आरएनए है. तो अगर डीएनए डाइजेस्ट हो रहा है तो क्रोमोसोमल ब्रेक्स होंगे या कोई रीअरेंजमेंट आएगा.
तो एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज हो रहा है, उसमें तो एबनॉर्मेलिटी आ रही है। और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली इट कैन लीड टू वेरी हार्मफुल म्यूटेशंस और मे लीड टू कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस का वर्ड का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, कार्सिनो मतलब कैंसर या सेल। As a result, it can lead to the formation of cancerous cell or tumor. Okay. Then next is cell inflammation. That means swelling of the cell. The ingested particles like silica, crystals of sodium urate, etc., after lysosomal breakdown can cause cell inflammation under certain conditions. तो अगर सपोज एक सेल कुछ ऐसे पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर रहा है, जैसे कि सिलिका हो गया या सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हो गया, अगर ये पार्टिकल्स को सेल इंजेस्ट कर रहा है और उस टाइम में लाइसोजोम जाके ये पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करवा देगा या ब्रेक कर देगा, एज अ रिजल्ट जो सेल है उसका इन्फ्लामेशन हो सकता है। सेल विल इन्फ्लामेट ड्यू टू डाइजेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स बाय लाइसोजोम। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। Lysosome help in defense against infection by bacteria and other microorganism and guard the cell against toxic molecule by digesting them. Obviously अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस प्रोसेस करके सेल के अंदर आ रहा है तो लाइसोजोम उसका डाइजेस्ट करके सेल को बचाएगा। White blood cell or mature leukocytes release enzyme by rupture of their lysosome so that the ingest foreign body such as the bacterium is digested and the leukocyte ultimately dies, having performed an important function in the body of the organism. तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे सपोज हम तो यही पढ़ते हैं ना कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी को अटैक कर रहा है तो हमारे WBCs जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जाके उस फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट करके बॉडी को बचाते हैं। WBC को ही ल्यूकोसाइट्स बोल रहे हैं। अब सेल है, WBC एक सेल ही है, तो सेल के अंदर उसका लाइसोजोम तो है ना, तो यहाँ पे जो चीज़ें कर रही है वो लाइसोजोम ही है। WBC का लाइसोजोम ही सब फंक्शन यहाँ पे कर रहा है। जैसे ही कोई बैक्टीरियम बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो WBCs के जो लाइसोजोम हैं वो रप्चर होके अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे जो कि वो फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरियम को डाइजेस्ट कर देगा। एंड इन दिस प्रोसेस दैट पर्टिकुलर WBC जिसका लाइसोजोम ये सब काम कर रहा है वो WBC या ल्यूकोसाइट भी अल्टीमेटली मर जाता है इन डूइंग ऑल दिस प्रोसेस। यानी बॉडी को बचाने के लिए WBC भी अपना बलिदान दे रहा है। Then next, the short-lived cells like that of outer layer of skin and mucous membrane lining the body, etc., after their death are digested by their own lysosomal enzyme. जितने भी शॉर्ट लाइफ स्पान वाले सेल्स हैं, जैसे हमारे स्किन के आउटर लेयर वाले सेल्स हो गए या जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है हमारे बॉडी के लाइनिंग में, वो सब लोग जब उनका डेथ होता है तो उनको भी उन्हीं के लाइसोजोम एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं, मतलब वही ऑटोफेगी वाला प्रोसेस होता है। एंड अगेन ये डेड सेल्स को फिर न्यू सेल्स रिप्लेस करेंगे, तो ये डेड सेल्स को क्लीनिंग करने का काम है लाइसोजोम का। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज नेक्रोसिस। नाउ व्हाट इज नेक्रोसिस? तो नेक्रोसिस को हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ टिश्यू डिसइंटीग्रेशन या सेल डेथ भी हम उसको बोल सकते हैं। तो नेक्रोसिस, सेल डेथ, टिश्यू डिसइंटीग्रेशन, टिश्यू ब्रेकडाउन, ये सब प्रोसेस कौन करवाता है? तो लाइसोजोम के एंजाइम्स ही करवाते हैं। डन? समझ आया इतना तक? दिस इज इट कंप्लीटेड बच्चा। इतना तक ही आप लोग को लिखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोजोम में। जो भी यहाँ पे मैंने आपको समझाया है अच्छे से समझो इस चीज़ को। नहीं समझ आ रहा है तो और एक दो बार वीडियो को देख लो, उसके बाद डेफिनेटली आप लोग को चीज़ें समझ आ जाएगी। और यहाँ पे जो भी नोट्स लिखा है वो मैंने आप लोग के लिए ही प्रिपेयर किया है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, अपने नोट कॉपी में लिखिए और एग्जाम्स में भी ऐसे ही लिखिएगा। ओके, डन? इतना तक ही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है वीडियो को देख के, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी चाहिए। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो with all your friends, and if you have not yet subscribed the channel then please subscribe the channel. Okay, thank you, bye bye, see you in the next class.